अब थोड़ा थियरी देख लेते हैं और फिर जल्दी से बजट में आ जाएंगे। ठीक, फिजिकल कैपेसिटी मान लो बढ़ा भी दी तो ढेर सारा पैसा आएगा, तो वो पैसा किधर जाएगा? अपने पास 3 अकाउंट होते हैं, कंसोलिडेटेड, पब्लिक अकाउंट एंड कंटिजेंसी फंड। तो ये कंसोलिडेटेड फंड किसको बोलते हैं? आर्टिकल 266 कॉन्स्टिट्यूशन का देखना पड़ेगा कि ऑल द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो मतलब रेवेन्यू किधर आएगा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 नंबर, वहां पर 2 पार्ट, एनुअल वहां पर ये अपना रेवेन्यू पार्ट, वहां रिसिप्ट, वहां पर टैक्स। तो जितना भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा वो तिजोरी में जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ये इतने टैक्स कलेक्शन से सरकार की बुक नहीं खत्म होगी, उनको ढेर सारा पैसा चाहिए होगा अलग अलग विकास के काम करने के लिए, तो फिर वो उधारी में पैसा लाएंगे यूजिंग ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह। तो वो कहां पर आएगा? वो सारा होगा कैपिटल, रिसिप्ट, क्योंकि इनकमिंग मनी है, और क्योंकि उधारी में आ रहा है उसको हम बोलते हैं डेब्ट रिसिप्ट। और वहां पर वो इंटरनल भी हो सकता है, राइट, G-Sec बिल यूज करके, एक्सटर्नल भी हो सकता है, हम वर्ल्ड बैंक, EIB या ब्रिक्स बैंक से कुछ पैसा लेके आए। तो ऑल द लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, लोन में जितना पैसा है वो भी हम कहां पर डालेंगे? ये बक्से में, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसी प्रकार अब ये केंद्र सरकार के पास लोन में जो भी पैसा है तो रिसिप्ट में हम डालेंगे इधर। आगे चल के केंद्र सरकार भी कुछ लोन का पैसा, केंद्र सरकार अपनी तरफ से लोन देगी राज्य सरकारों को, कुछ आजू बाजू के वो छोटे देशों को, राइट। तो वो जो लोन में पैसा वो देगी, और आगे चल के वो राज्य या फिर वो देश अपने को लोन में प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस करेंगे। तो ऑल द लोन रिकवर्ड वो भी हम कहां डालेंगे? कंसोलिडेटेड फंड में। और साथ साथ लोन का प्रिंसिपल आएगा तो इंटरेस्ट भी आएगा, तो इंटरेस्ट भी हम डालेंगे किधर? कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। लेकिन वो कहां पर जाएगा? बजट उसका रेवेन्यू, रिसीव, नॉन टैक्स, और वहां पर ही इंटरेस्ट वाला पार्ट। ठीक, तो मतलब कंसोलिडेटेड फंड के कंपोनेंट कौन से हुए? सारा रेवेन्यू, सारे लोन्स रेज्ड, नेक्स्ट ऑल द लोन्स रिकवर्ड एंड द प्रोसीड्स ऑफ द लोन्स रिकवर्ड, मतलब इंटरेस्ट का पैसा भी क्योंकि प्रोसीड में है तो वो भी आ जाएगा। उसके अलावा पार्लियामेंट जो जो चीज नक्की करे वो भी चीज हमने वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड में डालना होगा, और वहां से पैसा निकालने के लिए अपने को पार्लियामेंट अनुमति चाहिए, पता है। अब इतना तो पता है, पार्लियामेंट जो जो बोले वो भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। तो सरचार्ज का पैसा किधर जाता है? कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। ऐसा सेस का पैसा हम पाते हैं कि पब्लिक अकाउंट में, लेकिन पार्लियामेंट अगर बोल दे कि वो भी कंसोलिडेटेड में जाना चाहिए तो वहां भेजना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत सेस, ये कहां पर जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड में, क्योंकि फाइनेंस बिल के अंदर स्पेसिफिक लिखा है कि ऑल द प्रोसीड ऑफ द स्वच्छ भारत सेस शैल गो टू CFI। कृषि कल्याण सेस नया लेके आएंगे, वो किधर जाएगा? वो भी बोला है कानून में कि वो इधर जाएगा CFI में। क्लीन एनर्जी सेस वो किधर जाएगा? वो भी बोला है कि इधर जाएगा। तो मतलब ये तो आसान MCQ एलिमिनेट हो जाएंगे। जब सेस का मुद्दा आएगा तो ट्रिकी होगा, तो वो भी अपने को पता चल गया। ये वाले सेस दे विल गो टू कंसोलिडेटेड फंड। अब आपको पता होगा कि यहां पर से माल निकालना हो तो पार्लियामेंट का अनुमति चाहिए, लेकिन देयर आर सर्टेन आइटम्स की वो चार्ट एक्सपेंडिचर, तो वहां पर पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सकता है, लेकिन वहां से आप डिस्कशन हो सकता है लेकिन वोटिंग वहां पर नहीं होगा। ऐसा कौन कौन सा माल है? आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ लिया होगा, तो जल्दी से देख लेंगे। यूनियन तो वहां ये प्रेसिडेंट वगैरह के जो भी ऑफिस एक्सपेंडिचर, सैलरी वगैरह। देखने वाली बात यह है कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के केस में सैलरी एंड अलाउंस, सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में क्या? सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन, ये देखना है। नेक्स्ट थिंग, अगर केंद्र सरकार ने उधारी में कुछ पैसा लिया और उसको वापस करना है तो इट विल बी ए चार्ज एक्सपेंडिचर। वहां पर पार्लियामेंट वोट के जरिए ना आना नहीं कर सकता। अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट डिक्री दिया है तो केंद्र सरकार ने इतना जुर्माना भरना है तो वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर हो जाएगा। स्टेट के अंदर भी इसके पैरेलल जो भी होगा, गवर्नर एंड हाईकोर्ट वगैरह। यूनियन टेरिटरी में भी सिमिलर टू अबव। देखना इंटरेस्टिंग थिंग ये है, एडमिनिस्ट्रेटर और जुडिशियल कमिश्नर का भी जो भी खर्चा पानी होगा इट विल बी चार्ज एक्सपेंडिचर। एडमिनिस्ट्रेटर आप समझते हैं, ये जुडिशियल कमिश्नर क्या चीज है देख लेते। 1963 में ये चीज आया, गोवा, दीव और दमन, वहां पर हाईएस्ट सिविल और क्रिमिनल कोर्ट कौन है? ये जुडिशियल कमिश्नर। इसके ऊपर आपने अपील में जाना है तो किधर जाओगे? बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर जाना है तो सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो जुडिशियल कमिश्नर है उसका जो भी खर्चा पानी रहेगा वो भी पैरेलल बोल के इट विल ऑल्सो बी चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक। दूसरा कि पब्लिक अकाउंट क्या है? पब्लिक अकाउंट एक तो चीज, ये टैक्सेशन का पैसा जाएगा CFI में, लेकिन सेस के पैसे वो किधर जाते हैं? अगर पार्लियामेंट बोले तो एजुकेशन सेस उसका पैसा जाता है प्रारंभिक शिक्षा कोष के अंदर। इसको ऑपरेट करता है HRD, नॉन लाप्सेबल है, वहां पर से स्पेशल पर्पज है सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील। तो ये पैसा हम किसको बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट के अंदर। उसी प्रकार ये रेवेन्यू, रिसिप्ट, और वहां पर नॉन टैक्स टाइप की कि सरकार कुछ गुड सर्विसेज ऐसा कुछ कर रही है तो
तो प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, मनी ऑर्डर में जो पैसा है वो सारा किधर जाएगा? पब्लिक अकाउंट के अंदर जाएगा। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट, अगर सरकार अपना कोई निगम के अंदर शेयर होल्डिंग है उसको बेच दे, डिसइन्वेस्ट करे, राइट, तो सरकार को पैसा आएगा तो इट इज रिसिप्ट, बट कौन सा? कैपिटल रिसिप्ट, राइट, और उधारी में नहीं तो नॉन डेब्ट टाइप ऑफ रिसिप्ट, और वहां पर डिसइन्वेस्ट, तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो पैसा आएगा तो वो जाएगा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में, और वो क्या है? पब्लिक अकाउंट। तो ये पब्लिक अकाउंट चीज क्या है? पब्लिक अकाउंट इज व्हेन गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ बैंकर, मतलब प्रोविडेंट, स्मॉल सेविंग, पोस्टल डिपॉजिट, ऐसा कुछ पैसा आ गया, और ये दूसरे जो भी कानून से कुछ बोला हो। एज सच पब्लिक अकाउंट से माल पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का अनुमति नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई सेपरेट फंड बनाया हो जहां पर से सेपरेट पैसा आता और सेपरेट एक्सपेंडिचर में जाता हो, कैसे? ये वाला आप देखो, एजुकेशन सेस, वो एक सेपरेट फंड बनाया, कौन सा? प्रारंभिक शिक्षा कोष, और सेपरेट फंक्शन के लिए जाता है पैसा, क्या सेपरेट फंक्शन है? सर्व शिक्षा एंड मिड डे मील। जब ऐसा होगा, इफ सेपरेट फंड फॉर सेपरेट एक्सपेंडिचर, तो पार्लियामेंट का अनुमति लेना होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया ईयरबुक 2016 उसका पेज 343 में ऐसा बोला है। तो ये रोड वाला केस या मिड डे वाला केस और जो भी उसका सेस का केस चलता है, वहां पर पार्लियामेंट का अनुमति चाहिए। ये पॉलिटी एमसीक्यू में ट्रिकी बना सकता है, तो याद रखना। थर्ड थिंग इज कंटिजेंसी फंड, क्या? इमरजेंसी में कुछ पैसा चाहिए। कितना पैसा इधर रखा है? 500 करोड़, प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑपरेट करता है। अब यहां पर भी जानना यह है, इमरजेंसी मतलब अभी इमरजेंसी कुछ आ गया और 500 करोड़ या उससे कम जो भी एक्सपेंड कर दिया कंटिजेंसी फंड में, लेकिन सब्सिक्वेंटली पार्लियामेंट से अनुमति लेना होगा। पार्लियामेंट अप्रूवल सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन आफ्टर द एक्सपेंडिचर अकर्ड। ये भी याद रखना है, ऐसा ब्लैंक नहीं है कि पार्लियामेंट को कुछ भी बोलना लिखना नहीं है। अगेन क्यों ऐसा? ईयरबुक 2016 और उसका पेज 343 में लिखा है, तो ये भी एक चीज याद रखना पॉलिटी में। आगे बात, ये 500 करोड़ है, ये कहां से आएंगे? प्रेसिडेंट के पास तो टैक्स का पावर नहीं है, राइट? तो ये जो 500 करोड़ आएंगे या खाली हो जाएंगे तो पैसा रिफिल करना पड़ेगा। वो किधर से रिफिल होता है? ये अपना कंसोलिडेटेड फंड से, और कंसोलिडेटेड फंड से जितना पैसा बाहर भी निकालना है तो अगेन पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो मतलब इधर कंटीजेंसी फंड का रिफिलिंग करने के लिए पार्लियामेंट का अनुमति चाहिए? हाँ चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पैसा आता है अपना कंसोलिडेट। तो ये कुछ चीजें हैं पॉलिटी में परेशान कर सकती है। अब सवाल, ये सारा चीज इनकमिंग आउटगोइंग मनी है सभी जगह से, हिसाब किताब कौन रखता है? सीएजी नहीं रखता, सीएजी तो ऑडिट का काम करता है। हिसाब किताब कौन रखता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अब सवाल, ये कौन सी ऑफिस में बैठता है या ये किसको जवाबदेह है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके अंदर 5 विभाग होते हैं। एक तो इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड लास्टली देयर वाज डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन बजट 2016 में ये बोला कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट से हम नाम बदल के कर देंगे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डीपॉम। अब ये नाम ऐसा बदल के क्यों कर दिया, वो डिसइन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो देख लेंगे। ठीक, तो मतलब 5 विभाग, और इससे ईयरबुक टाइप के सवाल भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये करना पड़ता है। मंत्रालय है और 5 विभाग है। अब स्वाभाविक है ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन्हीं में से किसी को जवाब देता होगा या कहीं के साथ लाइजन करता होगा। कहाँ करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ। और ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन होता है? आप यूपीएससी सिविल सर्विस पास करो और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में नंबर लग जाए, आगे आगे प्रमोशन के हिसाब से आप वहां पर पहुंच सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अगर एक्सपेंडिचर वाले ये देखते हैं तो फिर बजट कौन बनाता है? बजट बनाता है इकोनॉमिक अफेयर्स वाला डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे का ड्राफ्ट कौन तैयार करता है? अगेन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और फिर वहां सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अपना ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो सब लोग अपना इनपुट देते हैं। फाइनल बुक जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर को और वो जाके पार्लियामेंट में चर्चा करेगा। तो ठीक है, ये कुछ ईयर बुक टाइप के एमसीक्यू पूछे तो हम रट्टा मार लेंगे। और मजे की बात, अप्रोप्रिएशन बिल वो कौन तैयार करता है? हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, लेकिन वो आंकड़े हिसाब किताब कौन जोड़ के लाता है? अगेन वो कौन करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया ईयर बुक 2016 में बोला है। ये अप्रोप्रिएशन बिल वो क्या है, जरा समझ लेते हैं। आपने पॉलिटी पढ़ा है, पता होगा कि कंसोलिडेटेड फंड से माल उठाना है तो पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अब यहां से अगर माल उठाना है तो आपने 2 प्रकार की मांग रखनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। एक मांग जिसको बोलते हैं डिमांड ऑफ ग्रांट्स, और दूसरा चार्ट एक्सपेंडिचर। डिमांड ऑफ ग्रांट कैसे? अलग अलग मंत्रालय को, राज्यों को, यूनियन टेरिटरी को कितना पैसा देना है वो पूरा हिसाब किताब का एक एक्सेल फाइल तैयार करो और वो आप रखोगे, दैट इज कॉल्ड डिमांड ऑफ ग्रांट। ओनली प्रेसिडेंट रेकमेंड करे उसके बाद ही ये चीज आप पार्लियामेंट में पुट अप कर सकते हो। क्यों? क्वालिटी का ये आर्टिकल है। लोकसभा डिमांड ऑफ ग्रांट में क्या कर सकती है? उसको अप्रूव कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाले आर्टिकल में लिखा है।
एक ये बात हुई। दूसरा होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, 2-3 स्लाइड पहले हमने देख लिया। यहाँ पर वोटिंग नहीं हो सकता, डिस्कशन हो सकता है। मतलब यहाँ पर आप क्या इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये तो माल देना ही है। तो ये दो कंपोनेंट बने और ये दो कंपोनेंट से बना अपना अप्रोप्रिएशन बिल और वो प्रस्तुत होता है। क्यों होता है, ये वाले आर्टिकल है, देख लेना घर। तो मतलब बजट 112 नंबर, 265 और 266 नंबर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल, ये क्यों करने हैं देख लेना लक्ष्मीकांत में। ठीक, अब सवाल वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में क्या अंतर है। अब क्योंकि ये सारे बिल रखे, वो पास होने में, चर्चा होने में टाइम लगेगा, तो उसके बीच भी सरकार को खर्चा चलाने हैं, वो कहां से लाएगी पैसा, तो वोट ऑन अकाउंट 2-4 महीनों के लिए वैलिड रहता है। इंटरिम बजट क्या, जब सरकार जाने वाली है तो उसके लिए ये इमोरल होगा कि वो बहुत सारे बदलाव कर दे, तो वो जो आएगा इंटरिम बजट। ये क्या होता है, अगेन आसान है, घर पे थियरी देख लेना। हाल के वर्षों में 2004, 9 और 14 के अंदर इंटरिम बजट आया था। ठीक, तो हमने ये सारी चीजें समझ ली। बजट 2 पार्ट, रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू के अंदर ये कैपिटल वाला पार्ट, वहां पर रिसीव, टैक्सेशन, वहां से आज का